नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि अनलॉकिंग की प्रक्रिया देश में शुरू हो चुकी है, पर आज भी हमारे शिक्षण संस्थानों के लिए ये लॉकडाउन ही है। करीब 5 महीने से हम सभी स्टूडेंट्स जितने भी हैं, चाहे वो कॉलेज के हों, स्कूल के हों या फिर किसी कोचिंग संस्थान के हों, सभी लोग घर में ही बंद पड़े हैं। हमारी शिक्षाएं पूरी तरह से बाधित हो चुकी हैं और बहुत से लोगों का इस लॉकडाउन की वजह से विश्वास लगभग खो सा गया है, क्योंकि वो एक रेगुलर टच में नहीं है पढ़ाई के अभी। तो मुझे लगता है कि ये परेशान होने की बात नहीं है। हम सभी को अपने विश्वास को अपने अंदर मजबूत रखते हुए एक इन्हेंसमेंट की तरह से वर्क करना चाहिए अभी, क्योंकि ये समय हमें बहुत फ्री टाइम दे रहा है। शायद जो हमें अगर रेगुलर क्लासेस चल रही होती तो नहीं मिल पाता। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारी जो कमियां रह गई या जहाँ पे हम थोड़ा लैग कर रहे थे, उन जगहों पे थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए और अपने आप को और बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। इसी कड़ी में आज मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि हमारी पॉलिटी से है। जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग बड़े से बड़े एग्ज़ाम से लेके एक नॉर्मल लेवल के एग्ज़ाम में भी आता ही आता है। हर एग्ज़ाम में लगभग हम देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर फिक्स क्वेश्चन होते हैं जो बहुत चांसेस होते हैं कि आएंगे। तो इसी कड़ी में आज मैं पॉलिटी का एक स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहला टॉपिक जो कि हमारे संविधान से है और स्टार्टिंग प्रिएम्बल से करूँगा। प्रिएम्बल यानी कि प्रस्तावना, और हमारे संविधान का स्टार्टिंग पेज ही प्रस्तावना से ही शुरू होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस कड़ी में आपको प्रिएम्बल को एक बार पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि एक्चुअल में वर्डिंग क्या है प्रिएम्बल की। तो ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए और बहुत ही जानकारी भरा रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी चीज़ें प्रिएम्बल से जुड़ी हैं वो सब कुछ आपको बता सकूँ, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में कभी भी इस टॉपिक से अगर कोई प्रश्न आए तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रिएम्बल की एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है, एक बार उसको देखते हैं। प्रिएम्बल कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, that of social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. दोस्तों, शायद आपने एक बात पे ध्यान दिया होगा, मैंने जो यहाँ पे लिखे गए वर्ड्स हैं इसमें सॉवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही यूज़ हुआ है, लेकिन मैंने दो और भी वर्ड्स का यूज़ किया है जो कि सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड थे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें इस चीज़ पे, तो ये इसके बीच में दो और भी वर्ड्स का यूज़ हुआ है। और तो मैं बताना चाहूँगा, स्टार्टिंग में जब हमारा प्रिएम्बल बना था तो उस समय सिर्फ सॉवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का ही दर्जा दिया गया था हमारे संविधान को, लेकिन बाद में दो नए वर्ड जुड़े जो कि सोशलिस्ट और सेक्युलर थे, और ये एक अमेंडमेंट के थ्रू जुड़े थे जो कि हमारा 42nd अमेंडमेंट था। संविधान का 42nd अमेंडमेंट था और ईयर था वो ईयर था 1976। चलिए इसी चीज़ को हिंदी में देखते हैं। बहुत से लोग शायद हिंदी मीडियम से भी होंगे, तो उनके सुविधा के लिए तो ये कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो कुछ इस तरह से हिंदी में हमारा प्रस्तावना है और अब आगे मैं इसके एक एक वर्ड्स को डिटेल में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रीएम्बल है क्या? सबसे पहले ये देखते हैं प्रीएम्बल है क्या। तो प्रीएम्बल के बारे में कहा जाता है कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, जो एक गाइडिंग पर्पस, प्रिंसिपल एंड फिलॉसफी ऑफ की तरह से यूज़ होता है हमारे संविधान के लिए। यानी कि प्रीएम्बल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंट्रोडक्शन देता है संविधान का और एक तरह से गाइडिंग पर्पस, जहाँ कहीं भी किसी चीज़ में कुछ परेशानियाँ आती हैं उसमें गाइड भी करता है, सही रास्ता दिखाता है और कुछ प्रिंसिपल्स के साथ ये बताता है कि हमारे संविधान को इन प्रिंसिपल्स को मानते हुए देश को चलाना है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 42nd अमेंडमेंट जो था हमारे संविधान का 1976 में हुआ था, इसके थ्रू सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेक्युलर दो वर्ड को नया जोड़ दिया गया था। पहले ये सॉवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही था। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी बताई गई हैं। हाँ, प्रीएम्बल के बारे में एक ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा। जो हमारा प्रीएम्बल था, कहते हैं कि कोई भी इंट्रोडक्शन है, वो किसी भी कहानी या किसी भी चीज़ का अगर इंट्रोडक्शन है किसी भी बुक का, तो वो सबसे पहले लिखा जाता है। लेकिन हमारा जो प्रीएम्बल था, इसको संविधान के पूरा होने के बाद में सबसे बाद में लिखा गया और सबसे फ्रंट पेज पे जोड़ा गया। तो ये ख़ास बात है हमारे प्रीएम्बल के बारे में। और ये जो डेट थी वो 26 नवंबर 1949 को, जब हमारा संविधान पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था लिखकर, उस समय प्रीएम्बल को जोड़ा गया था। तो प्रीएम्बल से हमें क्या क्या आइडिया लगते हैं, क्या क्या जानकारियाँ लगती हैं, आइए उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बताता है कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान हमारा कहाँ से लिया गया है। प्रीएम्बल में इस बात की जानकारी लगती है। अगला, हमारे स्टेट का नेचर कैसा है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो हमारे स्टेट के बारे में ये भी जानकारी देता है कि किस तरह का स्टेट है हमारा, कैसा देश है। अगली चीज़ है स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्राप्त करनी है, कैसी ऑब्जेक्टिव है हमें, हमारे एम क्या है हमारा। तो एम की बात जब करेंगे तो ये क्या पाना चाहता है, तो जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी टू ऑल इट्स सिटीजन, ये चीज़ें हैं। और लास्ट में एक सबके बीच भाईचारे का, फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द पीपल, एक भाईचारे का माहौल बनाते हुए अखंडता और एकता को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी भी एक इसकी ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। नेक्स्ट है डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन, कि कब इसको एडॉप्ट किया गया, तो बता ही दिया है मैंने, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हुआ था। इसको संविधान में बनाया गया था और बाद में 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कंपोनेंट्स हैं प्रीएम्बल के, जो जानकारियाँ मिलती हैं प्रीएम्बल से हमें। तो उसमें प्रीएम्बल बताता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कि कोई भी अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी का मेन सोर्स है वो देश के लोग हैं। जैसा कि डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, तो वहाँ पे अल्टीमेट पावर लोगों के ही हाथ में रहती है। तो यहाँ भी सोर्स ऑफ पावर जो है वो लोगों के ही पास है, क्योंकि हम ही हैं जो इलेक्ट करेंगे हर 18 वर्ष से अधिक का व्यक्ति अपने लिए एक इलेक्शन के थ्रू अपना जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सोर्स, अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो पीपल के हाथ में, पब्लिक के हाथ में। अगला, प्रीएम्बल डिक्लेयर करता है कि देश हमारा जो है वो सोशलिस्ट, सॉवरेन, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट ये है, थर्ड में बताता है प्रीएम्बल कि हमें
क्या ऑब्जेक्टिव लेके चलना है। तो जस्टिस चाहिए, लिबर्टी चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, ये सारी चीज़ों को प्रेम्बल अपना एक कंपोनेंट है इसका। और लास्ट में फिर से यहाँ पे उसका एडॉप्शन डेट बताता है जो कि 26 नवंबर 1949 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कुछ कीवर्ड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे उन, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला वर्ड आता है सॉवरेन। सॉवरेन को हिंदी में संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता का मतलब क्या है? ये कहता है इंडिया के पास इसकी अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और ये किसी और देश का या किसी और पावर का कोई डोमिनियन या नहीं है। तो देश को कोई बाहरी शक्ति नहीं चला सकती, हम इंडिपेंडेंट हैं। सॉवरेन संप्रभुता का मतलब कुछ ऐसा है जैसे कि जब इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी तो कोई भी एक्सटर्नल अफेयर है या फिर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है या कोई भी मैटर है जिसमें किसी और देश के बारे में या कहीं भी कुछ बात होती थी, तो उस समय हम अल्टीमेट पावर हमारे हाथ में नहीं होता था। उस समय क्या होता था कि ब्रिटिशर्स के पास पावर हुआ करती थी कि अल्टीमेट डिसीजन क्या लेंगे। लेकिन आज सॉवरेन कंट्री होने के नाते हम संप्रभुता में हैं और हमारा देश खुद अपने डिसीजन ले सकता है। तो सॉवरेन का मतलब ये है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हमारे जो प्रियम्बल में सॉवरेन वर्ड का यूज़ या संप्रभुता वर्ड का यूज़ किया गया है उसका क्या मतलब है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से आप क्लियरली बता सकते हैं कि संप्रभुता क्या होता है। हमारे देश में लेजिस्लेचर के पास अल्टीमेट पावर होता है कि वो अपने नियम खुद बनाए और कुछ लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए जो कि हमारी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ने डिसाइड कर रखा है। नेक्स्ट वर्ड आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट को हम कहते हैं समाजवादी। तो सोशलिस्ट का सीधा मतलब इकोनॉमी से भी जुड़ता है और सोशल हमारे समाज से भी जुड़ता है। सोशलिस्ट कहता है कि हमें इक्वलिटी को प्राप्त करना है दो चीज़ों को ध्यान में रख के, हमारे समाज को और हमारी अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को। तो इस वर्ड को 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में ऐड किया गया था और डेमोक्रेटिक तरीके से हमें सोशलिस्ट मीन्स को एडॉप्ट करना है, प्राप्त करना है। सीधा इसका मतलब है कि हमें सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचना है। हमारा एक मोटो ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ पैसे को प्राप्त करें किसी भी तरह से, हमें देश को चलाते हुए पैसे को प्राप्त करना है। तो इस कंडीशन में क्या है कि समाज का भी ध्यान रखते हुए हमें अपनी अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश एक मिक्स्ड इकोनॉमी का देश है जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे पैसे भी अर्न करते हैं लोग लेकिन पब्लिक की सहायता भी करते हैं, पब्लिक को रोज़गार भी दिलाते हैं, पब्लिक के लिए काम भी होता है, जैसे सड़कें बनती हैं, रेलवे चलती है। तो वहाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बहुत अचीव नहीं कर पाती, बहुत गेन नहीं करती है, लेकिन वो लोगों का भी ध्यान रखती है। तो इस तरह से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स को एक साथ एग्जिस्ट कराने का जो कार्य करता है वो सोशलिस्ट कराते हैं। तो दूसरी एक इकोनॉमी होती है कैपिटलिस्ट, जहाँ पे हम सिर्फ पैसों की बात करते हैं। हमारे लिए समाज में लोगों की कोई बात नहीं होती है, हम सिर्फ पैसे की बात करते हैं। वहाँ पे हमारा अल्टीमेट क्या होता है, मनी गेन करना। तो मुझे लगता है सोशलिस्ट भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड आता है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब है हमें किसी भी धर्म को मानने की, उसको प्रोपोगेट करने की, यानी कि अपने प्रचार प्रसार करने की पूरी आज़ादी है। हम किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं। तो इस वर्ड को भी सेम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था संविधान में, और सभी रिलीजन को बराबरी का दर्जा देते हुए उनको प्रोटेक्ट करते हैं और इस तरह से देश को भी सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि हम अपने लिए जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको हम खुद इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट करने का मतलब है कि हर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव ऐड करेंगे जो कि सरकार से सीधे हमारे लिए
बातचीत करेगा और हमारे उपयोग की बातें करेगा। जैसे कि जो भी हमारे लिए आवश्यक वस्तुएं हैं उनको प्राप्त कराने की जिम्मेदारी उस रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में आती है। तो अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक का सीधा मतलब ये है जहाँ पे पब्लिक एक गवर्नमेंट की फॉर्म होती है। डेमोक्रेसी है एक गवर्नमेंट की फॉर्म होती है जो लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार होती है। अगर हम डेमोक्रेटिक की डायरेक्ट डेफिनेशन पे जाते हैं तो डेमोक्रेटिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होगा वहाँ पे, वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगी। तो इस तरह से डेमोक्रेसी है। तो हमारी कंट्री एक तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री भी है इस तरह से। नेक्स्ट आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है एक ऐसा देश जहाँ पे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। हमारे देश में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और उनको भी हम लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। हमारे द्वारा चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो राष्ट्रपति को इलेक्ट करते हैं। तो ये 5 वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हमारे प्रीएम्बल में है और अक्सर इनसे पूछा जाता है कि इनका अर्थ क्या है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि सेक्युलर या फिर सोशलिस्ट जो वर्ड जुड़ा है वो किस अमेंडमेंट के द्वारा जुड़ा है या किस वर्ष में जुड़ा है। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, अक्सर इनसे प्रश्न बनते ही रहते हैं। हाँ, एक और ख़ास बात ध्यान रखने की ये है कि हमारे संविधान का जो अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट का मतलब है कि हमारे संविधान का एक ही बार संशोधन हुआ है और वो 42वां संशोधन था और वर्ष था 1976, जिसके थ्रू संविधान का नहीं, सॉरी, हमारे प्रस्तावना का, प्रीएम्बल का एक ही बार संशोधन हुआ है 42वां अमेंडमेंट के द्वारा और 1976 में हुआ था। तो ये 5 वर्ड्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनका मतलब हमें पता होना चाहिए और किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ इंटरप्रिटेशन है, जैसे कि बेरुबारी यूनियन केस हुआ था। बेरुबारी एक जगह है पाकिस्तान में, तो उसको पाकिस्तान में देने के लिए हमारे संविधान के द्वारा उस समय जब बात हुई थी तो उस समय एक सीधा मतलब ये आया था वहाँ से, उस केस का एक सीधा जो मेन चीज़ निकल के आया था कि हमारा जो प्रीएम्बल है ये संविधान का पार्ट नहीं है। और लेकिन कहीं कहीं पे इसको एक गाइडिंग पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है जब हमारे पास कोई चीज़ एम्बिगुअस है या हमारे पास उसका मतलब नहीं पता है। लेकिन ये एक संविधान का हिस्सा नहीं है। 1960 का केस है, उस समय इस केस में ये डिसाइड हुआ था। लेकिन कुछ वर्ष बाद ही 1976 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस था। इसमें बताया गया कि जो प्रीएम्बल है वो संविधान का एक हिस्सा है और ये अपने पिछले डिसीजन को बदलते हुए इन्होंने बताया कि प्रीएम्बल भी एक संविधान का हिस्सा है और इसको भी बदला जा सकता है, अमेंडमेंट इसमें भी हो सकता है। और इसका अमेंडमेंट भी आर्टिकल 368 जो कि किसी भी संशोधन के लिए यूज़ होता है, आर्टिकल 368 संविधान के संशोधन के लिए, उसके थ्रू ही इसमें भी अमेंडमेंट किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पहला पॉइंट ये है कि संशोधन जो भी होता है हमारे संविधान में वो किस आर्टिकल के थ्रू होता है। अगर ये प्रश्न आता है तो उसका सीधा अर्थ है कि सीधा आंसर होता है आर्टिकल 368 के थ्रू। और हमारे प्रीएम्बल जो कि प्रस्तावना उसको एक बार ही बदला गया है और वो भी आर्टिकल 368 के थ्रू ही बदला गया और प्रीएम्बल को भी बदला जा सकता है सिर्फ आर्टिकल 368 के ही द्वारा। LIC ऑफ इंडिया केस भी हुआ था, इसमें भी इन्होंने बोला कि प्रीएम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो इस तरह से लास्ट में ये डिसाइड हुआ कि प्रीएम्बल जो है हमारा वो भी हमारे संविधान का पार्ट है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि जो भी जानकारियाँ हैं वो दे सकूँ प्रीएम्बल के बारे में, और आगे और भी लेक्चर्स होंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है संविधान पॉलिटी से रिलेटेड, आगे और भी लेक्चर्स को ऐड करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी ये जानकारी और आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।